गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज बात करने वाले हैं नोड जेएस के बारे में। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्ट जेएस के बारे में कि रिएक्ट जेएस होता क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को ख़त्म कर दिया था और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नोड जेएस के बारे में। तो नोड जेएस क्या होता है उसको समझेंगे थोड़ा, और उसके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज समझेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नोड जेएस से। नोड जेएस होता क्या है, अगर मैं इसको आपको एक लाइन में बताऊं तो नोड जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम। तो बस इतना आपको याद रखना है कि नोड जेएस क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। और ये किस पे बना हुआ है, तो ये बिल्ट ऑन क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। तो क्रोम का एक V8 इंजन होता है, और उसका यूज़ करके बना हुआ है। तो मतलब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है अगर हम उसको जानना चाहें तो रेयान डाल इज़ द ओरिजिनल डेवलपर ऑफ द नोड जेएस। नोड जेएस को जो बनाया था उसका नाम है रेयान डाल। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इन्होंने क्या किया था कि जैसे कि पहले क्या होता था कि हम लोग जब कोई भी लैंग्वेज में कोड करते थे या वेबसाइट बनाते थे तो फ्रंट एंड और बैक एंड लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था। फ्रंट एंड में यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट, लेकिन बैक एंड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती जैसे जावा, जो कि बैक एंड में यूज़ होती है, जैसे पाइथन हो गया या जो जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। उसमें क्या होता था कि डेवलपर को दोनों लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट को जब फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे हैं तो बैक एंड पे भी क्यों ना यूज़ करें। और उन्होंने क्या किया कि एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में गूगल क्रोम का V8 इंजन उठाया और उसने उस V8 इंजन प्लस थोड़ा एपीआईज जो थी जावास्क्रिप्ट की उसको निकाल के उन्होंने एक रैप कर दिया सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में और उसको क्या बना दिया, नोड जेएस। तो आज हम लोग जो नोड जेएस को देखते हैं वो वो कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपीआईज हैं बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की प्लस V8 इंजन। तो इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं नोड जेएस। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो डोम मैनिपुलेशन या जो ये सब चीज़ें थी जो यूआई रिलेटेड थिंग्स थी इनको हटा दिया और बाकी जो जावास्क्रिप्ट बचा उसको ला के V8 इंजन के साथ जोड़ दिया और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में रैप कर दिया और ये बन गया नोड जेएस। और ये जो नोड जेएस है इसको हम लोग सर्वर पर रन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग नोड जेएस यूज़ करते हैं, और फ्रंट एंड पे तो आप लोग देख ही चुके हैं रिएक्ट जेएस हम लोग यूज़ करते ही हैं। तो ये थोड़ा हिस्ट्री है इसका। और देखिए अब रन टाइम क्या होता है, तो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ रन टाइम सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम इन्वायरमेंट प्राइमरीली इम्प्लीमेंट पोर्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूशन मॉडल। मान लीजिए आपको अगर जावा का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको जावा का कंपाइलर चाहिए होगा। वैसे ही अगर आप पाइथन का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए होगा। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट को अगर आपको रन करना है तो उसके लिए या तो आप उसको ब्राउजर पर रन करिए क्योंकि उसमें V8 इंजन बिल्ट इन होता है, और नहीं तो अगर आपको ब्राउज़र के बाहर रन करना है तो उसके लिए आपको नोड जेएस चाहिए होगा जो कि इसका रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो वही चीज़ है। और कुछ सिमिलैरिटीज़ अगर हम देखें इसके बीच में नोड जेएस और जावा के बीच में, तो देखिए जब जावा की बात करते हैं तो वहाँ एक जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, और प्लस लाइब्रेरी क्लासेस होती हैं जिनको मिला के जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बनता है। वैसे ही यहाँ पर भी है, V8 इंजन है प्लस नोड एपीआई और मॉड्यूल्स है जिसको मिला के नोड जेएस बना हुआ है। यही कुछ है कि यहाँ पर नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही जावा में जेआरई होता है जिसको बोलते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। नोड जेएस क्यों पॉपुलर हुआ, तो उसको अगर हम देखें तो नोड जेएस सपोर्ट्स नॉन ब्लॉकिंग आईओ फीचर सो दैट इट इज हाईली यूज्ड इन आईओ इंटेंसिव रियल टाइम एप्लीकेशंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए दो तरीके की जॉब्स होती हैं, एक होती है आईओ बाउंड जॉब्स और एक होती है सीपीयू बाउंड जॉब्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो सीपीयू बाउंड जॉब्स होती है ना उसमें क्या होता है कि आपका सीपीयू इंटेंसिव टास्क होता है। मतलब कि अगर आपके पास जो टास्क हैं वो सीपीयू के ज़्यादा हैं, जैसे कि आप इमेज प्रोसेसिंग का अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें क्या हाई अमाउंट ऑफ सीपीयू का जरूरत पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, वेबसाइट वो सीपीयू इंटेंसिव हो गया। और अगर आप जो है आईओ इंटेंसिव की बात करते हो तो जैसे चैट एप्लीकेशन हो गया जहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए नोड जेएस बेस्ट है। तो अगर आपको ज़्यादातर आईओ बाउंड टास्क कराने हैं आईओ इंटेंसिव तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो नोड जेएस को। और अगर आपको सीपीयू इंटेंसिव टास्क कराने हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो जैंगो जो पाइथन का है, या स्प्रिंग हो गया जावा का। तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो अलग अलग चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले से, और मैंने आपको बता दी। तो नोड जेएस इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट विच इज यूज टू रन द जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर।
सो कोई भी ये पूछे अगर कि व्हाट इज नोड जेएस, तो नोड जेएस इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट विच इज यूज टू रन द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। तो आइए अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो हम लोग चल के क्या करेंगे, देखेंगे कि नोड जेएस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर में जाके और फिर करेंगे डेस्कटॉप पर जाएंगे और वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग, इसके अंदर प्रैक्टिस में चलेंगे। प्रैक्टिस में आप लोग क्या करिएगा, मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका रिएक्ट जेएस नहीं होगा, वो नोड जेएस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रैक्टिस है, अब इसमें हम लोग एक नया फोल्डर बना लेंगे नोड जेएस नाम से फोल्डर। यहाँ पर लिख देंगे नोड जेएस और फिर नोड जेएस के अंदर चलेंगे और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फ़ोल्डर, और उसको नाम दे देंगे नोड जेएस डैश एग्जाम्पल। और इसको हम लोग ओपन कर लेंगे कहाँ पर, सीएमडी पर ओपन करके कोड डॉट कर लेंगे। तो ये हमारा वीएस कोड में फोल्डर खुल जाएगा, एम्प्टी फोल्डर है अभी। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जब आपका नोड जैसे इंस्टॉल्ड होगा अगर आपके सबके सिस्टम में, तो उसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में नोड जैसे इंस्टॉल है कि नहीं। सबसे फर्स्ट कमांड यही होता है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके, हाउ टू चेक द नोड जेएस वर्जन, नोड जेएस एंड npm वर्जन इन योर सिस्टम। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। सो फर्स्ट कमांड आपका क्या है कि हाउ टू चेक नोड जेएस वर्जन। तो उसके लिए कमांड क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपको नोड जेएस का वर्जन चेक करना है तो आप क्या लिखेंगे, नोड हाइफन वी। ये आप कहाँ लिखेंगे, टर्मिनल पर लिखेंगे या सीएमडी पर लिखेंगे। सो नोड हाइफन वी ये कमांड है और चेकिंग द नोड वर्जन। तो चेकिंग द नोड वर्जन के लिए, और फिर उसके बाद देखिए जब आपका नोड जैसे आप इंस्टॉल करते हो ना, तो उसके साथ आपका npm भी इंस्टॉल हो जाता है। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। तो उसके लिए क्या करेंगे, चेकिंग द npm वर्जन। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, npm डैश वी। तो ये npm के वर्जन को चेक करने के लिए होता है। तो आप अब देखिए ग्लोबली इंस्टॉल होता है, जब भी नोड जैसे इंस्टॉल होता है ग्लोबली होता है। तो आपको कहीं भी खोलेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने यहीं पे खोल दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं नोड डैश वी करूँगा, डैश वी, तो देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है 20.10.0। तो ये जो है मेरा नोड जेएस का वर्जन है। और वैसे ही अगर मैं npm हाइफन वी करूँगा, तो यहाँ पर मुझे 10.8.0 मिल रहा है npm का वर्जन। तो जब भी आप नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है, नोड जेएस भी मिलता है और npm भी मिलता है। अपने अपने सिस्टम में सीएमडी खोलिए और वहाँ पर लिखिए नोड हाइफन वी, जिससे कि नोड जेएस का वर्जन दिखेगा। अगर दिखेगा तब तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपके में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है। एक बार चेक करके बताइए।
तो आई थिंक सब में इंस्टॉल होगा क्योंकि मैंने इंस्टॉल करवाया था आप लोगों को। और अब देखिए हमको एक चीज़ देखना होगा कि npm क्या होता है। पहले अगर नोड जेएस सीखना है तो उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा npm क्या होता है। तो npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अब यहाँ पर देखते हैं npm। सो npm stands for node package manager. It is used to install various packages from the npm website. तो नोड पैकेज मैनेजर की एक वेबसाइट होती है जहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे खोलेंगे npm को, npm लिखेंगे तो npm की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, आप उनको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका रिएक्ट भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका रिएक्ट भी मिल जाएगा। देखिए अभी मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए रिएक्ट आ रहा है। रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। और अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस सर्च करूँ तो वो भी मिल जाएगा। एक्सप्रेस जेएस, देखिए एक्सप्रेस जनरेटर टाइप स्क्रिप्ट एक्सप्रेस जेएस भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एक्सप्रेस सर्च। तो देखिए यहाँ पे फास्ट अनओपिनियटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क, तो एक्सप्रेस भी मिल गया आपको। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करते हो? npm की मदद से। और ये एक्सप्रेस का कोड लिखा हुआ है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो। और ये देखिए कुछ मॉड्यूल्स हैं। अब मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं वो हम लोगों को देखना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि देखिए अब ये मेरा फ़ोल्डर हो गया नोड जेएस एग्जाम्पल। अब देखिए आपको जो बेसिक चीज़ें करनी है वो क्या करनी है कि जब नोड जेएस में काम करना है तो देखिए आपने एक नोड जेएस एग्जाम्पल बना दिया। एक फ़ोल्डर एम्प्टी फ़ोल्डर है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक फ़ाइल बनाना है जावास्क्रिप्ट फ़ाइल जो कि मेरी मेन फ़ाइल होगी। तो उसके लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, इंडेक्स डॉट जेएस। सो एक ये एम्प्टी फाइल है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ये मेरी मेन फाइल होने वाली है, मतलब मेन जो कोड होगा वो हम इसी में करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल्ट टी करना है। ऑल्ट टी मतलब न्यू टर्मिनल खोलना है, तो आपका टर्मिनल इसी फोल्डर में खुल जाएगा। अब देखिए हम लोग जब गिट को सीख रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे गिट इनिट करना पड़ रहा था गिट को इनिशियलाइज करने के लिए। तो वैसे ही जब हमें यहाँ पर नोड को इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए npm init कमांड होता है। तो एक हमने यूज़ किया हुआ है पहले npm init -y, ये रिएक्ट में भी यूज़ किया था हमने। तो वो क्या कर रहा था, ऑटोमेटिक एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट कर दे रहा था। तो यहाँ पे दो कमांड होती हैं, या तो आप लिखिए npm init और या तो आप लिखिए npm init -y। तो अगर आप -y लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा स्क्रिप्ट। तो अभी तक जब हम रिएक्ट में देख रहे थे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही जनरेट करवा रहे थे क्योंकि हमें उतना ज़रूरत था नहीं। यहाँ पर आप खुद भी जनरेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी जनरेट कर सकते हो। तो हम लोग खुद करके देखेंगे। तो npm init लिखते हैं तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, और वही अगर -y लिखते तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देता, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। तो देखिए npm init कर दिया। सो अब ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए पूछ रहा है पहला ना, पैकेज नेम। तो मैं पैकेज नेम को नोड जैसे एग्जाम्पल ही रहने दूंगा। अगर आप वही देना चाहते हो तो आप एंटर मार दीजिए, और अगर आपको कुछ और नया लिखना है तो आप उसका नाम दे सकते हो, लेकिन मैं एंटर मार दूंगा। और वर्जन पूछ रहा है तो वर्जन भी मैं यही देना चाहता हूँ, तो एंटर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं बता सकता हूँ कि मैं जो बैकएंड बना रहा हूँ या अपना सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ किस लिए बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एम मेकिंग फर्स्ट नोड जेएस प्रोग्राम। तो ये आप डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल भी है, नहीं भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। एंटर कर दीजिए। और उसके बाद एंट्री पॉइंट पूछ रहा है क्या है, मतलब कि जो मेन फाइल है वो कौन सी है, एंट्री पॉइंट। तो वहाँ मैंने इंडेक्स डॉट जेएस दिया है तो इसीलिए उसने डायरेक्टली इंडेक्स डॉट जेएस ले लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक मेन डॉट जेएस भी बना देता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पर अगर असाइन कर दूंगा तो वो हो जाएगी एंट्री पॉइंट। लेकिन मुझे यही चाहिए फाइल, तो मैं एंटर कर दूंगा। और टेस्ट कमांड मुझे कुछ नहीं देना है। और उसके बाद गिट रिपोजिटरी भी मुझे कुछ नहीं देनी है अभी। और कीवर्ड्स में मैं कुछ भी कीवर्ड डाल सकता हूँ, जैसे कि नोड जेएस कोमा बैक एंड, ऐसे कर कुछ भी डाल सकते हो।
इसका कोई मतलब नहीं है। ऑथर में मैं अपना नाम लिखूंगा, मैं बना रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखता हूँ। और यहाँ पे आप अगर आपको ईमेल देना है तो आप ऐसे कर सकते हो, टैग की तरह, और एंटर कर देंगे। लाइसेंस मुझे नहीं देना है, इस दिस ओके पूछ रहा है तो आप एंटर मार देंगे तो ओके हो जाएगा। सो इसने आप देखिए यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन ने क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो जो आपने ऑपरेशन इंफॉर्मेशन दी थी उससे इसने एक बना दिया पैकेज डॉट जेसन, जिसमें कि इसने नेम दे दिया नोट जेस एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने एंटर कर दिया था, वर्जन वही दे दिया। डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा था, आई एम मेकिंग फर्स्ट नोट जेस प्रोग्राम। और मेरी मेन फाइल जो है वो कौन सी हो गई अब, इंडेक्स डॉट जेस, ये एंट्री पॉइंट हो गया। और स्क्रिप्ट में मैंने कुछ नहीं दिया था तो इसने खाली अपना स्क्रिप्ट एक डाल दिया, और कीवर्ड्स मैंने नोट जेस और बैकएंड दिया था वो ले लिया, और ऑथर में मेरा नाम और ईमेल आईडी आ गया, और लाइसेंस आईएससी। सो इतनी चीज़ें इन्होंने बना दी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोग करके बताइए यहाँ तक हो रहा है कि नहीं, पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हुई कि नहीं आपकी। डिस्क्रिप्शन के बाद फिर से बताएं, ओके। जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता वहाँ आप एंटर कर दीजिए ना। चलिए मैं फिर से बताता हूँ, पैकेज डॉट जेसन को डिलीट करता हूँ यहाँ से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये डिलीट हो गई। अब यहाँ पे चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर CLS करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, npm init, और ये हमसे क्वेश्चंस पूछेगा। पैकेज ने मुझे यही देना है तो एंटर कर देंगे, वर्जन यही देना है, डिस्क्रिप्शन आई एम मेकिंग फर्स्ट नोड जेएस ऐप, एंटर करेंगे। एंट्री पॉइंट क्या चाहिए, तो इंडेक्स डॉट जेएस यही फाइल चाहिए मुझे, तो मैं एंटर कर दूंगा। अगर मुझे दूसरी फाइल चाहिए होगी तो उसका नाम देना पड़ेगा, एंटर कर देंगे। और टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं देना है मुझे तो एंटर कर देंगे। गिट रिपोजिटरी मुझे कुछ भी नहीं देना है तो मैं एंटर कर दूंगा। कीवर्ड्स मैं दे दूंगा जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और नोड जेएस बैकएंड, ऐसा कुछ भी दे सकते हो अभी तो। ऑथर में मैं अपना नाम दे दूंगा, 619@gmail.com, और उसके बाद लाइसेंस कुछ भी नहीं देना है मुझे तो एंटर कर देंगे। अगर देख लीजिए इसको ध्यान से, मैं एंटर कर दूंगा तो हट जाएगा ये। और उसके बाद मैं एंटर मारूंगा तो मेरा पैकेज डॉट जेसन इस दिस ओके पूछेगा तो एक बार फिर एंटर मारना पड़ेगा, और फिर CLS कर देंगे। तो देखिए हमारा पैकेज डॉट जेसन बन गया, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी सारी आ गई यहाँ पर। टर्मिनल में मैंने डाला था npm init, और आप npm init -y भी लिखोगे अगर तो डायरेक्टली बना के दे देगा। npm init -y अगर कर दोगे तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो यहाँ तक बताया आप लोगों का हुआ कि नहीं। तो अब ये क्या करेगा, जब पैकेज डॉट जेसन मैंने बना दिया, इंडेक्स डॉट जेएस मेन फाइल है, तो ये इस फाइल को ट्रैक करेगा, और इसमें जो भी चेंजेस हो गए तो उस हिसाब से क्या करेगा, चेंजेस करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्रिएटिंग एंड क्रिएटिंग फर्स्ट नोड जेएस। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। फर्स्टली क्रिएट एन जेएस फाइल विच इज द मेन फाइल, और उसके बाद ओपन टर्मिनल एंड टाइप द कमांड
npm init और npm init dash y to create a package dot json file। और ये दोनों मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल V कर दूंगा कमांड। और यहाँ पर नहीं नहीं, कुछ कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, आपको बस मेन फाइल डालना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना कि मेन डॉट जी एस फाइल, ये इंडेक्स डॉट जी एस फाइल डालना ज़रूरी होता है, और पैकेज का नाम, और बाकी ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है अभी। अगर आप डायरेक्टली एन पी एम इनिट वाई करोगे तो वो डायरेक्टली डाल देता है सब। सो इतना चीज़ होता है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा। सो हमारा एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है। अब अगर हम इसको चाहें तो रन करा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंडेक्स डॉट जी में आप क्या करते हो, कोड लिखते हो, कंसोल डॉट लॉग दिस इज माई वेरी फर्स्ट नोड जेएस एप्लीकेशन। मान लीजिए आप एक मैसेज दे रहे हो, सेव करते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पर चल के क्या करें, नोड, और फिर क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस। तो हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट हो गया। ये तो आप लोग पहले से करते आ रहे हो। यहाँ पे और सारा चीज़ आप बना सकते हो। मान लीजिए आप लेट लेट कर लो, लेट ए इज इक्वल टू 10, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो ए को। सो ए को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देखिए, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट नोड जैसा एप्लीकेशन, और 10 प्रिंट कर दिया। मान लीजिए आपको कोई एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो आप वो कर सकते हो, फंक्शन ऐड, सॉरी ऐड, और यहाँ पर ए कॉमा बी आप कर सकते हो, यहाँ पर रिटर्न ए प्लस बी, और फिर इसको क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग ऐड, और यहाँ पर 10,20 आप दे दोगे, 10,20, और उसके बाद इसको यहाँ पे रन करा लेंगे आप, तो यहाँ पे आपको 30 आ जाएगा। तो ये सब काम तो आप कर सकते हो, ये सब अभी तक कर कर लिया था आप लोगों ने, तो आप लोगों को बेसिक पता है कि नोड जेएस में हम काम कैसे करते हैं। तो ये सब वही सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा काम कर सकते हो आप, जो बेसिक एप्लीकेशन का काम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको करूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं वो यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ और यहाँ पर कोई मैसेज दे दूँ हेलो, तो आप देखिए, सेव करते हैं यहाँ पे CLS करके, इसको रन कराते हैं, तो देखिए एरर आ गया, रेफरेंस एरर, डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। तो डॉक्यूमेंट डिफाइंड नहीं। अगर आप यहाँ पे अलर्ट भी लिखो, अलर्ट, और हेलो हाउ आर हाउ आर यू, तो अगर आप ये भी प्रिंट कराओ ना, और आप सेव करो, यहाँ पर सेव कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ चल के CLS करते हैं, और फिर से एक बार इसको चलाते हैं, तब भी देखिए रेफरेंस एरर, अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो UI के फीचर्स हैं, जो आपका यूज़र इंटरफेस बनाने वाले फीचर्स हैं, वो सब यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते टैग इन नोड जेएस में। आप जब कोर नोड जेएस पे काम करते हो तो यहाँ पे आपको खाली इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप, एरे वगैरह ये सब मिलता है, जिससे आप लोग कोई प्रोग्राम कर सकते हो। UI के फीचर्स नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ बना रहे हो, मतलब कि UI, सो वो चीज़ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब मत करने लग जाइएगा कि अलर्ट कर रहे हैं आप या कुछ भी UI बना रहे हो, तो वो सब काम यहाँ नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है सबको, बताइए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग अगर लिखते हैं यहाँ पर तो क्या चलेगा, बताइए। कंसोल डॉट लॉग अगर कोई मैसेज करते हैं तो यहाँ पे चलेगा कि नहीं, नोड जेएस में।
कंसोल लॉग आपने बताया नहीं चलेगा, चलिए करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग हेलो, यहाँ तो चल गया, कंसोल लॉग चल रहा है। कंसोल लॉग चलेगा, मैंने पहले ही आपको बताया था। जब वहाँ पे आप प्रिंट कर रहे थे, जब आप ब्राउज़र पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे इंस्पेक्ट में जाता था और यहाँ पे टर्मिनल पे दिखता है। सो आपका जो नोड जैसे उसमें कंसोल लॉग चलता है। ये आप लोग गलत बोले कि कंसोल लॉग नहीं चलेगा, कंसोल लॉग चलता है, देखिए चल रहा है। और ये तो आप लोग बहुत बार काम भी कर चुके हैं इस पे, तब भी गलत बता रहे हैं। चलिए बताइए, कन्फर्म आपने प्रॉम्प्ट पढ़ा है? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में हम लोग जैसे अलर्ट था वैसे प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट चलेगा कि नहीं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रॉम्प्ट क्यों चलेगा? आप लोग उल्टा बता रहे हो। अरे प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? मैंने बताया कि यूआई के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब काम नहीं करेंगे। अलर्ट जब नहीं काम करेगा तो प्रॉम्प्ट कैसे काम करेगा बताइए। प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग में प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और सेव करते हैं। रेफरेंस एरर प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड। मैंने बताया यूआई की फीचर्स काम नहीं करेंगे, यूआई में थोड़ी आता है कंसोल लॉग। कंसोल लॉग तो आपका इंस्पेक्ट में दिखता है। अरे जो आपके सामने है आपको दिख रहा है, बताइए कन्फर्म बॉक्स दिखेगा कि नहीं? आप लोग तुक्का ही लगा रहे हो क्या? थोड़ा सोच के बताइए। यूआई मतलब क्या होता है? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जिसमें जीयूआई आता है, बटन जिसमें होती है, जिसमें आपका डायलॉग दिखता है, तो वो चीज़ होती है यूआई में। वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो नहीं होता है इसमें। तो थोड़ा सोच के बताइए आप लोग, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अब आपने देख लिया बेसिक आपको एप्लीकेशन कैसे बनाना है बैकएंड में। पहले आपको इंडेक्स डॉट जैसे एक एम्प्टी फाइल बनाना है, उसके बाद npm init करके एक पैकेज डॉट जेसन बना लेनी है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ भी काम कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में देखते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेस जेस क्या करता है, जो नोड जेस होता है वो क्या करता है। कि आप लोगों ने इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, पहले IIFE करके था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन कैसे कॉल होता है। उसमें क्या होता है कि एक ये होता है एरे ऐसे, और इसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है। फंक्शन मैं बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ अगर अलर्ट या कंसोल लॉग, कंसोल लॉग अलर्ट चलेगा नहीं है, कंसोल डॉट लॉग आई एम रनिंग राइट नाउ। तो मैंने ये मैसेज दिया, और उसके बाद क्या करना है। अब इसको अगर इमीडिएटली इन्वोक करना है तो इसके बाहर जाके ऐसे कॉल कर लीजिए। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा फाइल को, देखिए आई एम रनिंग राइट नाउ आ गया, क्योंकि ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो गया है। तो इसी को बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। अब अगर आप यहाँ पे A+B का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा। इसमें नाम नहीं होता है। सो आप यहाँ रिटर्न कर दो। सो रिटर्न नहीं करना है, यहाँ कंसोल लॉग करना है, क्योंकि ये कहीं और नहीं जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देते हैं, और ऊपर A, B ले लेते हैं, A, B। तो ये इमीडिएटली इन्वोकेशन फंक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। A+B। तो यहाँ पर आपका एडिशन जो है, अब यहाँ पे आपको पास करना है तो यहाँ पे कर लीजिए 10, 20। सेव करते हैं, और यहाँ पे चल के अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 30 आ रहा है, देखिए। तो ये होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। सो जो नोड.js होता है वो इंटरनली क्या करता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें पास करता है यहाँ पर, जैसे कि मॉड्यूल। अभी तो ये मैंने दिखाया। अब ये जो जो नोड जेस है उसका कैसे बनता है कोड। तो जैसे आपकी इंडेक्स डॉट जेस है ना, इसमें आपको ये वाला कोड दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंटरनली ये वाला कोड होता है। इसमें एक मॉड्यूल होता है, उसके बाद एक रिक्वायर होता है,
और उसके बाद क्या होता है, एक्सपोर्ट्स होते हैं। और उसके बाद एक होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम, और फिर कॉमा अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम। ये इतनी चीज़ें होती हैं इसके अंदर आर्गुमेंट में। और फिर यहाँ पर आपका जो कोड लिखते हैं वो हम यहाँ लिख रहे होते हैं। सो द कोड रिटन बाय डेवलपर तो हम लोग कोड यहाँ पर लिखते हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे और यहाँ एमटी यहाँ पर ये पास होता है, ये सारी चीज़ें पास होती हैं, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स और डर नेम और फाइल नेम पास होता है। ये नोड जेस इंटरनल ऐसे करता है काम। तो जैसे आपने कोई फाइल बनाई इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, ये मेन फाइल है, तो इसके अंदर ऐसे कोड इन्होंने कर दिया होगा, ये वाला कोड इन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। हम जो कोड लिखते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं और हमें दिखता नहीं है ये दोनों, ये बाहर की चीज़ें। और फिर हम आप देखिए इसको देख के क्या लगता है कि हमारे पास अब ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये सब अवेलेबल होती हैं, मतलब हम जो कोड करते हैं उसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मॉड्यूल फोल्डर मॉड्यूल ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, रिक्वायर ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, एक्सपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, और डर नेम और फाइल नेम। तो ये 5 चीज़ें जो होती हैं ये हमारे कोड में अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम कोड अपना लिख रहे हैं तो वहाँ पर इन 5 चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें पाँचों चीज़ें क्या हैं, मॉड्यूल मतलब जैसे कि आप रिएक्ट में इंपोर्ट कर रहे थे ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो काम के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक मॉड्यूल और एक रिक्वायर। तो रिक्वायर क्या करता है, इंपोर्ट करने का काम करता है, और मॉड्यूल क्या करता है, एक्सपोर्ट करने का काम करता है। सो यहाँ पर जो आपका वर्जन यूज़ होता है ना, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट का वर्जन यूज़ कर रहे थे रिएक्ट में, तो वहाँ पर अपडेटेड वर्जन था, इसलिए वहाँ पर जो लेटेस्ट अभी मॉड्यूल आया है जैसे इंपोर्ट फ्रॉम और एक्सपोर्ट फ्रॉम हम लोग कर रहे थे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे थे, तो वो सब यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, नोड जेएस में पुराने वर्जन की जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, तो वहाँ पर क्या करते थे हम लोग, मॉड्यूल का यूज करते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, और रिक्वायर का यूज करते थे इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अगर काम करना है नोड जेएस में, तो हम लोग को पुराने वर्जन का ये पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर मॉड्यूल और रिक्वायर होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर एक होता है dir नेम और एक होता है फाइल नेम। तो dir नेम क्या, एक ऑब्जेक्ट होता है जो बताता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में अभी हैं, और फाइल नेम क्या करता है, वो बताता है कि आप कौन सी फाइल में अभी हैं। जैसे अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में अभी हूँ, तो अगर मैं फाइल नेम को प्रिंट करूँगा तो ये इंडेक्स डॉट जेएस के पाथ को प्रिंट कर देगा, और अगर dir नेम को प्रिंट करूँगा तो ये डायरेक्टरी नेम जो मेरा यहाँ तक का पाथ है उसको प्रिंट कर देगा। तो अगर हमें इसको प्रैक्टिकली देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये सब चीज़ें तो इंटरनली कर देता है, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से सारा। अब देखिए हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस है, अब यहाँ पर हमारे पास dir नेम और फाइल नेम दोनों अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें प्रिंट करते हैं पहले अंडरस्कोर अंडरस्कोर DIRNAME डर नेम। तो ये हमें क्या देगा, मैं यहाँ पे एक मैसेज भी लिख देता हूँ, प्रिंट्स द पाथ of to the directory current directory to the current directory। तो ये हमें क्या देता है, पाथ देता है कहाँ तक का, करंट डायरेक्टरी तक का, मतलब हम कौन सी डायरेक्टरी में, और उसको प्लस करके मैं कॉन्केटनेट कर दूंगा। तो ये वाला सिंटेक्स तो आप जानते ही होंगे। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और नीचे चलते हैं CLS करके फिर से एक बार रन करते हैं, सो देखिए प्रिंट द पाथ थ्रू द करंट डायरेक्टरी के बाद यहाँ पर देखिए पाथ दे रहा है ये सी यूजर, ये मुझे एब्सोल्यूट पाथ दे रहा है, देखिए पूरा पाथ दे रहा है, वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रैक्टिस नोड जेएस और नोड जेएस एग्जाम्पल। तो नोड जेएस एग्जाम्पल क्या है, मेरा करंट फोल्डर है, यहाँ पर देखिए नोड जेएस एग्जाम्पल, तो करंट फोल्डर तक का इसने पाथ दे दिया, कहाँ से, सी ड्राइव से करंट यूजर तक का इसने पाथ दे दिया। तो dir नेम ऑब्जेक्ट के अंदर ये होता है पाथ। अब अगर यहाँ पर देखिए, लेकिन ये इसने डायरेक्टरी तक का पाथ दिया है, मैं अभी कहाँ पे हूँ इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में, लेकिन ये इसने इंडेक्स डॉट जेएस तक का पाथ नहीं दिया, डायरेक्टरी तक का दिया, क्योंकि मैंने dir नेम प्रिंट किया है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा फाइल प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ये क्या करता है, प्रिंट द पाथ टू द करेंट फाइल, ये फाइल तक का। और अगर मैं प्लस करके यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम कर दूँ, तो ये क्या करेगा, सेव करते हैं और CLS करके मैं इसको रन करता हूँ फिर से, देखिए 2 चीज़ें आ गई। तो पहला तो देखिए डायरेक्टरी तक दे रहा है, दूसरा देखिए इंडेक्स डॉट जेएस तक दे रहा है जो मैंने फाइल नेम लिखा है।
तो ये क्या करता है, फाइल नेम तक का देता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर चलते हैं और इसको मैं आपको दे देता हूँ कोड में। तो यहाँ पर चलते हैं, प्रिंट्स द पाथ टू द डायरेक्टरी एंड फाइल नेम टू द करंट। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बी यू, उसके बाद हम लोग यहाँ पर यू हटा के कंट्रोल बी कर देंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गया। ये आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। तो एक ये एग्जांपल आ गया, ये मैं आपको भेज देता, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आप लोग इसको रन करा के देख लीजिएगा और बताइए ये रन हो रहा है कि नहीं आपका। तो एक बार आप लोग बताइए करके हुआ कि नहीं। पूनम जी आपका हुआ कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ तक हो गया, हम लोगों ने पाथ को भी प्रिंट करा लिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई। अब हम लोग चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉड्यूल्स देखिए 3 तरीके के होते हैं। तो मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। सो यहाँ पर मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस आर आर ऑफ थ्री टाइप्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो नोड.जेएस में मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अब इसमें देखिए पहला क्या है, पहला जो है वो है npm मॉड्यूल्स, मतलब जो कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं, और एक होते हैं यूज़र। तो पहला देखिए यहाँ पे होते हैं, ये एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं जो हम लोग बनाते हैं खुद से, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स। और दूसरा क्या होता है कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। और तीसरा क्या होता है, थर्ड पार्टी पार्टी मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड थ्रू npm और बिल्ट इन मॉड्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल इन नोड.जेएस। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड होते हैं मॉड्यूल्स जो कि हम लोग बनाते हैं, और एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं नोड.जेएस में, और एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल होते हैं, इसको हम इंस्टॉल करते हैं npm के थ्रू। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड पार्टी मॉड्यूल को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए npm की वेबसाइट में हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर एक होता है CLI कलर करके पैकेज। तो ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है CLI कलर। आप लोग सर्च करेंगे, अगर यहाँ से सर्च कर लीजिएगा CLI कलर, तो एक ये आपको मॉड्यूल दिखेगा यहाँ पर, CLI कलर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो इसका ये खुल जाएगा पैकेज। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका दिया हुआ है npm i CLI कलर, या npm इंस्टॉल CLI कलर करेंगे
अपने पैकेज में जाके, तो पैकेज डॉट जेसन में CLI कलर इंस्टॉल हो जाएगा। और ये काम क्या करता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है येट अनदर कलर्स एंड फॉर्मेटिंग फॉर द कंसोल सॉल्यूशन। तो मतलब जो आप टर्मिनल में कमांड्स लिखते हो या जो आपका आउटपुट आता है उसको ये कलर देता है, मतलब आप यहाँ से कलर उसका चेंज कर सकते हो। और इंस्टॉलिंग देखिए दिखा रहा है npm इंस्टॉल CLI कलर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोड भी दिखा रहा है कैसे हमें करना है। तो देखिए यूसेज क्या है, एक एक वेरिएबल बना है उसमें रिक्वायर का यूज़ कर रहा है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था जो आपका एनोनिमस या जो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन होता है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला बताया था हमने मॉड्यूल, दूसरा रिक्वायर था। तो रिक्वायर से क्या करते हैं हम लोग, इम्पोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से CLI कलर को इम्पोर्ट कर रहा है और उसको एक वेरिएबल में डाल दे रहा है CLC में, और उसी से मैंने कॉल कर लिया रेड को, तो ये टेक्स्ट इन रेड रेड में प्रिंट होगा। और बैकग्राउंड वाइट कर सकते हो, अंडरलाइन, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। हम लोग अभी देखेंगे कोड में कैसे करना है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने जो ये पैकेज है ये भी किसी डेवलपर ने ही बनाया होगा ना, CLI कलर जो पैकेज है ये भी किसी डेवलपर ने बनाया होगा। तो उसका जो ये गिटहब का लिंक है वो दिया हुआ है, होम पेज दिया हुआ है। और वीकली डाउनलोड्स कितने इसके हैं, देखिए इसका एक वीक में कितने डाउनलोड्स होते हैं, कितना यूज़ होता है ये पैकेज वो बता रहा है। और इसमें जो कोलैबोरेट जिसने किया होगा इनके साथ किसी डेवलपर ने, उसका नाम दिया है यहाँ पे। और ये कब पब्लिश हुआ था, तो 4 मंथ्स पहले ये पैकेज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, ये आप देख सकते हो। और हम लोग क्या करते हैं, अब चल के इसको हम लोग यूज़ करके देखेंगे अपने पैकेज में। ये जो है ये आपका थर्ड पार्टी मॉड्यूल है CLI कलर, तो हम लोग इसको हटा देंगे अपना कोड पुराना वाला। और अब मैं बताऊंगा आपको रिक्वायर का यूज़। तो रिक्वायर क्या होता है कि रिक्वायर क्या, मैंने आपको क्या बताया, इंपोर्ट करने के लिए से हम लोग रिएक्ट में यूज़ करते थे इंपोर्ट फ्रॉम। तो उसकी जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पुराना वर्जन यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं। अगर इंपोर्ट आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिर जब आप इंपोर्ट यूज़ करोगे ना तो बहुत सारे एरर्स आएंगे, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से जो नया मॉड्यूल मॉड्यूल वाला जो जावास्क्रिप्ट है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसमें अगर मेरा रिकमेंडेशन आप लीजिए तो पुराना ही वर्जन यूज़ करिए। तो उसमें क्या है कि आपको रिक्वायर यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट, और इसके बाद मैं एक नाम दे सकता हूँ, अब कोई भी नाम हो सकता है ये, जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट को होल्ड करोगे, जो कि आएगा कहाँ से, जो CLI कलर भेजेगा, कहाँ से, npm के थ्रू। तो उसके पहले हमें CLI कलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे नहीं ऐसे, पहले हम चलेंगे टर्मिनल पर और यहाँ लिखेंगे npm इंस्टॉल। अभी देखिए यहाँ पैकेज डॉट जेसन को अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पर देखिए आपको कहीं भी CLI कलर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ना डिपेंडेंसीज नाम का फोल्डर है कोई। जैसे ही हम npm इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर CLI कलर आ जाएगा। देखिए npm इंस्टॉल स्पेस CLI कलर, और एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल करेगा कहाँ से, जहाँ मैंने अभी वेबसाइट पे देखा था वहाँ से, npm से। तो इंस्टॉल कर रहा है अभी, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो देखिए नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन गया आपका, अभी अभी को बना है। और एक पैकेज लॉग डॉट जेसन बन गई, जो पैकेज डॉट जेसन थी वो पहले थी, और ये दोनों फाइल्स अभी बनी है। और नोड मॉड्यूल्स जब ओपन करेंगे तो जो चीज़ आपकी इंस्टॉल होती है वो नोड मॉड्यूल्स में होती है, जो आप npm इंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हो वो सारा नोड मॉड्यूल्स में होता है। देखिए आप यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को जब खोलेंगे तो इसके अंदर पहला ही CLI कलर है। अब इसके अंदर की सारी फाइल्स हैं, तो उसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं जानने की, मैं इसको बंद कर देता हूँ। CLI कलर और नोड मॉड्यूल्स के अंदर है ये फोल्डर। तो देखिए आपका जो, और अगर हम np पैकेज डॉट जेसन में आके देखें तो यहाँ एक डिपेंडेंसीज नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर CLI कलर आ गया और इसका वर्जन क्या है 2.0.4। सो ये आपको बता रहा है कि CLI कलर नाम का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। और अब यहाँ CLS करके हम क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स डॉट जेसन में जाएंगे और इसी फाइल को यहाँ नोड मॉड्यूल से हम इम्पोर्ट करेंगे, कहाँ पे, अपने फाइल में जहाँ यूज़ करना है। तो यहाँ इंपोर्ट नहीं लिख सकते अभी, तो कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट कलर। मान लीजिए मैं कलर नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर। रिक्वायर में हमें क्या करना पड़ेगा, उस पैकेज का नाम देना पड़ेगा। तो उस पैकेज का नाम क्या है नोड मॉड्यूल्स में, देखिए CLI कलर, तो यही देंगे, स्पेलिंग भी ये रखेंगे। तो क्या करेंगे CLI डैश कलर। अब CLI डैश कलर का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या आ जाएगा, कलर में आ जाएगा। तो कलर डॉट करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं और मान लीजिए मुझे कंसोल लॉग करना है, कंसोल लॉग। और अब मुझे इसको रेड कलर में प्रिंट करना है, तो कलर
डॉट रेड, यही सिंटेक्स था ना जो हमने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे देखा था। यहाँ पर देखिए कलर डॉट रेड या CLC, जिस जिस भी वेरिएबल में इसको स्टोर करें। अब कलर में मैंने स्टोर किया तो मैं कलर डॉट करूँगा, CLC डॉट ये कर रहा है तो आप कोई भी नाम रख, कलर डॉट रेड। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप मैसेज लिख सकते हो, हेलो दिस इज माई फर्स्ट नोड जेएस ऐप। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ सेव करके, यहाँ पर चलते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर लिखेंगे नोड नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सो देखिए ये रेड कलर में प्रिंट हुआ, हेलो दिस इज माई फर्स्ट नोड। अगर यहाँ पे आप ग्रीन कर देंगे, सेव करते हैं, तो देखिए ग्रीन कलर में प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे आप येलो कर देते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखिए येलो कलर में प्रिंट हुआ। और यहाँ पे अगर मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू में प्रिंट हो जाएगा। देखिए ब्लू में हो गया। अगर मैं यहाँ व्हाइट कर दूंगा तो व्हाइट में हो जाएगा। देखिए व्हाइट हो गया। अब अगर मैं इसको, देखिए कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल सी, और इसको मैं 4 बार प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। और अगर मैं यहाँ पे व्हाइट पहला करता हूँ, दूसरा येलो कर देता हूँ, और तीसरा तीसरा क्या करते हैं, ग्रीन, ग्रीन ब्राइट भी हो सकता है। इसमें देखिए बहुत सारा दिखा रहा है। और आप यहाँ पे ग्रीन कर सकते हो, सिंपल से। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, रेड, रेड ब्राइट भी हो सकता है, तो रेड ब्राइट कर लीजिए आप। और फिर यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, ब्लू ब्राइट भी हो सकता है, तो सेव करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे CLS करके क्लीन कर लेते हैं, और यहाँ फिर से चल के देखते हैं। तो देखिए एक अलग अलग कलर्स में मेरे जो प्रिंट है हो गया। सो ये मैंने क्या किया, एक थर्ड पार्टी पैकेज को यूज़ किया। और जैसे मैंने CLI कलर को लाइब्रेरी यूज़ की और उसका यूज़ करके कर लिया। अब ऐसे ही एक्सप्रेस को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक्सप्रेस जेएस जो है वो भी एक लाइब्रेरी है, और उसको भी आप npm इंस्टॉल करके एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करोगे तो एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि कलर डॉट रेड से कलर रेड होगा, और उसके बाद बैकग्राउंड भी आप दे सकते हो, बीजी करके, बीजी वाइट या कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे वाइट है, तो यहाँ पर क्या कर लूँगा, यहाँ मैं डॉट, यहाँ ब्लैक ही रहने दूंगा। यहाँ येलो है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉट बीजी रेड कर देते हैं, बीजी रेड। और यहाँ पे ग्रीन है, तो यहाँ पर बीजी येलो कर देते हैं। और रेड, रेड ब्राइट है, तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट बीजी रेड है, तो ग्रीन कर लेते हैं, बीजी सियान सियान ब्राइट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये ब्लू है, तो बीजी मैजेंटा कर लेते हैं, मैजेंटा ब्राइट। सेव करते हैं, और उसके बाद CLS करते हैं, तो बैकग्राउंड को भी कर देगा ये। तो देखिए अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग चीज़ें आ गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मैं आपको भेज देता हूँ। और इसको मैं अपने उसमें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग CLI कलर लाइब्रेरी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी टू चेंज द टर्मिनल कलर। और यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इस फाइल को कंट्रोल कंट्रोल C करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये कोड मिल जाएगा।
यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो, importing the CLI color library from node modules। बताइए यहाँ तक हो गया सबका? ये वाला एग्जाम्पल आप लोग करके दिखाइए, बताइए हो रहा है कि नहीं। सो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर 3 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं जो हमने पढ़े। यहाँ पे 3 तरह के यूज़र डिफाइंड, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी वाला मैंने देख लिया यहाँ पे, ये मैंने आपको दिखा दिया। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जो कि एनपीएम के थ्रू हम लोग इंस्टॉल करते हैं, फ्री यूज़ करते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन से मॉड्यूल्स हैं ये? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो 3 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं ना नोड.जेएस में, तो ये कौन सा वाला मॉड्यूल है बताइए, इसका नाम क्या है? CLI कलर तो नाम है ना, टाइप क्या है? टाइप। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं। और वैसे ही आपके क्या होते हैं, एक होते हैं, अब यहाँ पर देखिए अगला जो टाइप है वो हम लोग समझने वाले हैं, यूज़र डिफाइंड। सो बिल्ट इन हम लोग लास्ट में समझेंगे। यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स, तो यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं? अब देखिए जो भी जैसे फाइल हम बनाते हैं तो उसको ये मॉड्यूल ट्रीट करता है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस एक फाइल बनाई तो ये भी एक मॉड्यूल है। अब मान लीजिए मैं एक और मॉड्यूल बनाता हूँ दूसरा, सेकंड फर्स्ट फाइल डॉट जेएस ऐसे करके कुछ बनाता हूँ। फर्स्ट, सॉरी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है ये, इसको मैं काटता हूँ यहाँ से, नोड जेएस एग्जाम्पल, इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर करना पड़ेगा ना। हाँ, फर्स्ट FIRST फर्स्ट, जैसे हम लोग रिएक्ट में करते थे ना, फर्स्ट फाइल डॉट जेएस, वहाँ पे क्या करते थे कि हम लोग एक कंपोनेंट दूसरी फाइल में बनाते थे, दूसरे कंपोनेंट में बनाते थे, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन उसके अंदर लिखते थे और उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और यहाँ इंपोर्ट करते थे। वैसे इसमें भी करना है। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई, अब यहाँ पे JSX नहीं लिखना है, JS ही लिखना है क्योंकि ये नोड जेएस है। सो फर्स्ट फाइल डॉट जेएस है, इसमें मैं क्या करूँगा, एक ऐड फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन ऐड कैसे बनाते हैं, ऐसे A, B और इसके बाद यहाँ रिटर्न A+B। सो आपने अभी तक तो ये देखा होगा कि इसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर क्या करें, ऐड, और यहाँ 4,5 कर दें और सेव करें और यहाँ पर इसको CLS करके यहाँ पे अब नोड लिखना पड़ेगा, नोड, और जिस फाइल को प्रिंट कराना है तो फर्स्ट फाइल डॉट जेएस को कराना है तो मैं लिखूँगा फर्स्ट फाइल डॉट जेएस। तो जिसको रन कराना है उस फाइल का नाम, एंटर किया तो 9 आ गया। तो यहाँ तक तो आप देख चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे ये फाइल जो है फंक्शन ऐड रिटर्न A+B, इसको, इस फंक्शन को मुझे एक्सपोर्ट करना है यहाँ से और यूज करना है कहीं और, किसी और फाइल में। मान लीजिए मुझे इंडेक्स डॉट जेएस में यूज़ करना है इसको, तो आप डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा जैसे हम रिएक्ट में करते थे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पुराना वर्जन यूज़ होता है। यहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है कमांड वो काम नहीं करेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वगैरह। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना अभी कि मॉड्यूल एक होता है, मॉड्यूल वो क्या करता है, एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। और वहाँ पर जब एक होता है देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले, जो फंक्शन था इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन था, उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स थे, देखिए देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था ऐसे और ऐसे और ऐसे, और इसके बाद मैंने यहाँ कॉल किया था। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या था, एक था मॉड्यूल, मॉड्यूल और कॉमा, फिर था रिक्वायर, तो रिक्वायर को हम देख चुके हैं अभी। और उसके बाद था हमारा मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल रिक्वायर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉमा, और इसके बाद था एक dir नेम, dir नेम,
और उसके बाद था अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम। तो ये 4 चीज़ें थी। अब यहाँ पर देखिए ये 4 चीज़ें थी। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ कंट्रोल एक्स और इसको ऊपर जाकर कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका कोई इफेक्ट ना पड़े मेरे कोड पर। ये आपको दिखाने के लिए है बस। सो इंटरनल वर्किंग लिख देता हूँ मैं, इंटरनल वर्किंग। सो यहाँ पर इतने ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें से मान लीजिए मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अगर मुझे इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो मेरे पास ऐड फंक्शन है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ। मॉड्यूल के अंदर एक एक्सपोर्ट्स नाम का ऑब्जेक्ट होता है। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू ऐड फंक्शन को अगर मैं डाल दूँ इसके अंदर, तो मेरा ऐड फंक्शन क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा ऐड फंक्शन। और यहाँ कॉल नहीं करना है आपको, ऐड ऐसे लिखना है। तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया और मुझे यूज़ कहाँ करना है इसको, इंडेक्स डॉट जे एस में। तो मैं सारा कोड हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने फर्स्ट फाइल से इसको एक्सपोर्ट किया ऐड को। अब यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स्ट ऐड इक्वल्स टू रिक्वायर, जैसे रिक्वायर करते हैं रिक्वायर। अब यहाँ मुझे उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा फर्स्ट फाइल का जहाँ से मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो मेरा ये फर्स्ट फाइल ये भी करेंट फोल्डर में, तो डॉट स्लैश और फर्स्ट फाइल आ जाएगा, फर्स्ट फाइल लिख सकते हैं। अब डॉट जेएस लिखिए, यहाँ मत लिखिए क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जेएस को एम्बेड कर देता है। तो अगर आपकी फाइल जेएस है तो ज़रूरी नहीं है, लिखिए और सेव कर लीजिए। और अब मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैं ऐड को कॉल करता हूँ, ऐड। तो अब अगर हम चलते हैं और यहाँ CLS करते हैं और यहाँ पर मैं फर्स्ट फाइल को नहीं रन कराऊंगा, मुझे जिसमें मैंने इंपोर्ट किया उसको रन कराऊंगा, इंडेक्स डॉट जे एस। तो देखिए अभी तो एन आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए ऐड ने इसको लिया, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई और नाम रख सकता हूँ, मतलब कि फंक्शन मान लीजिए नाम रख देता हूँ, फन फन का नाम रख देते हैं। और फंक एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ऐड पास हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, फंक डॉट ऐड। सेव करते हैं। और सॉरी मैंने गड़बड़ी क्या कर दी, लेकिन यहाँ ऐड ही रखिए। और यहाँ पर आप ऐड को कॉल कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर आपको पास तो करना पड़ेगा 5,4। सेव करते हैं, एक बार चल के देखते हैं, तो 9 आ रहा है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए फंक्शन एक बनाया ऐड ए कॉमा बी रिटर्न। अब इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है। सो यहाँ पर मैं कमेंट ले देता हूँ, एक्सपोर्टिंग द ऐड फंक्शन। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काम नहीं करता, उसके यहाँ क्या काम करता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऐड। तो अगर आपको कोई एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काम कर रहा था वो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। और एक होता है एक्सपोर्ट भी होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में ऐड को पास किया, ऐड यहाँ से कहाँ चला गया, इंडेक्स डॉट जेएस में, और उसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया और उसको यहाँ पे रन कर दिया, सेव। अब अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ और लग देता, सम जैसे रख देता, तो मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ता है, सम लिखना पड़ता, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सेव करते हैं, ऐड मत कर दीजिएगा तब। देखिए 9 आ रहा है, अगर आप यहाँ ऐड लिखेंगे तो नहीं लेगा, देखिए एरर आएगा। सेव करते हैं, तो देखिए रेफरेंस ऐड इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आ जाएगा। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सम ही लिखना है। सेव करते हैं, CLS और यहाँ पर फिर से रन करेंगे, देखिए 9 आ रहा है। सो करिए आप लोग, एक फाइल बनाइए फर्स्ट फाइल डॉट जेएस और उसमें एक फंक्शन बनाइए और उसको एक्सपोर्ट करके दूसरे में यूज़ करिए। इसको करके और दिखाइए, बताइए। तो ये होते हैं आपके यूजर डिफाइंड, मतलब जो हम खुद बना रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट फाइल डॉट जेएस, यहाँ पर क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स हर फाइल को एक मॉड्यूल मानता है। तो मैंने एक अपनी फाइल बना दी फर्स्ट फाइल डॉट जेएस, और इसमें मान लीजिए मैंने कोई कोड लिख दिया और इसको हम क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, और उसके यहाँ इम्पोर्ट करके यूज़ कर लिया। तो ये जो ऐड सम आया है, ये मेरा मेरा मॉड्यूल है, मैंने बनाया है। अब ऐसे ही जब आप बैकएंड में क्या करोगे, जब डेटाबेस का कोड लिखोगे, तो डेटाबेस का कोड हम अलग फाइल में रखेंगे, इसमें थोड़ी रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल बना देंगे किसका, डेटाबेस का,
और उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस का कोड डाल देंगे और उसको वहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही काम होता है। अभी तो हम एक फंक्शन सिंपल सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इसके यहाँ डेटाबेस का कोड कोड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। हो जाए तो बता दीजिएगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है इसमें ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर इंडेक्स डॉट जिसमें हमने इसको रिक्वायर करके इंपोर्ट किया हुआ है। सभी का हो गया बताइए यहाँ तक? सबका हो गया? आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एक ही चीज़ को। अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस को इंपोर्ट कर अगर एक्सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे? मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से किसी एक चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ऐड फंक्शन है, और एक मैंने और बना दिया यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और इसके अंदर भी एक ए कॉमा बी गया, और यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया रिटर्न ए इंटू बी इसके नीचे ही। तो अब मेरे पास दो फंक्शंस है। तो अब मान लीजिए मुझे दोनों को इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूंगा इसको, ऐड ऐड ना लिख के सिंपल सा यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड कॉमा मल्टीप्लाई। सो दो ऑब्जेक्ट आपके यहाँ से चले जाएंगे। सेव करते हैं। तो मल्टीप्लाई को भी मैंने यहाँ से भेज दिया। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं सम खाली नहीं लिख सकता। अगर मैं सम लिख के इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या एरर आएगा, CLS। तो देखिए यहाँ पे टाइप एरर आ गया, सम इज नॉट अ फंक्शन। तो जब आप दो चीज़ें भेज रहे हो तो जाहिर सी बात है कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको कॉल कर रहा हूँ। सो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब सम क्या है, सम एक वेरिएबल नहीं है, सम एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि पहले तो डायरेक्ट असाइन हो रहा था। अभी हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। तो सम के अंदर क्या हो गया, ऐड और मल्टीप्लाई दोनों आ गए। तो अब हम यहाँ सम ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमें सम डॉट ऐड करना पड़ेगा अब यहाँ पर, क्योंकि ऐड उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, और मल्टीप्लाई तो सम एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दो कीज है, एक है ऐड और एक है मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम डॉट ऐड, और यहाँ पे 5,4 पास कर देते हैं और रन करते हैं,
तो CLS करिए यहाँ पे और देखिए अब 9 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर console.log सम डॉट मल्टीप्लाई लिख दूँ, क्योंकि इसके अंदर है अभी मल्टीप्लाई। सो और यहाँ पर मैं 5,4 पास कर दूँ। सेव करते हैं CLS। तो 5,4 को प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है और 5 4 जा 20 आ रहा है। सो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से पास किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में ऑब्जेक्ट पास किया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ साइन हुआ जाके सम में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई सम की वो कैसी बन गई, सम इक्वल्स टू, यहाँ पर एक ऐड आया, ऐड कॉलन एक फंक्शन है, कॉमा एक मल्टीप्लाई फंक्शन है। तो ऐसा बन के आया कुछ। तो इसको भी करके बताइए आउटपुट आ रहा है कि नहीं आपका। तो हमें डॉट ऑपरेटर लगा के उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को निकालना पड़ेगा और उसको रन करना पड़ेगा। ये वाला आप लोग करके बताइए। पहले ये देख लीजिए कोड, पहले बनाते कैसे हैं। बताइए आप लोगों का हो गया कि नहीं।
किसी किसी का आउटपुट आया होगा, किसी का नहीं आ रहा है। पूनम जी आपका तो आ गया होगा। पूनम जी आपको सॉल्व हुआ कि नहीं बताइए। आपने जो है करली ब्रैकेट नहीं लगाए थे। अभी क्या एरर आ रहा है? फिर भी एरर है। ओके, तो आप क्या करिए कि इंडेक्स डॉट जेएस फाइल भेजिए मेरे पास। सम वाला फाइल तो आपने भेजा था। फंक्शन मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट में इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने सिंपल ब्रैकेट लगाए हैं, इसको ऑब्जेक्ट में करना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपका दूसरा फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस वो भेजिए। हो गया ना? तो कोई बात नहीं, फिर हो गया तो सही है। चलिए फिर, अब देखिए यहाँ पर हमने कितने ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए जो यहाँ पे बिल्ट इन होते हैं। डी आई आर हमने हमने पढ़ लिया, फाइल नेम पढ़ लिया, और मॉड्यूल पढ़ लिया रिक्वायर। एक होता है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स भी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली ऐसे पास कर सकते हो ऑब्जेक्ट की तरह ही। जो हम लोग ऐसे पास कर रहे हैं यही काम होता है उसका भी। तो एक्सपोर्ट्स पे भी पास कर सकते हो, लेकिन एक्सपोर्ट्स में ऐसे पास नहीं करते। एक्सपोर्ट्स के पास करने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है। ये एक्सपोर्ट जो फंक्शन है, एक्सपोर्ट करके जब हम यूज़ करते हैं तो ये रिएक्ट में ऐसे यूज़ करते थे ना, आपको याद होगा। एक्सपोर्ट करके करते थे, और वहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके भी कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करके भी होता था। तो अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके करते थे तो एक ही ऑब्जेक्ट को मैं भेज सकता था, और एक्सपोर्ट करके हम कई सारे। तो यहाँ पे, अब यहाँ पर मैं करूँगा इसको, अगर ये ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। और यहाँ पर इंपोर्ट लिख सकते हैं आप। ये हटा देते हैं। तो इंपोर्ट जो रिएक्ट वाला था वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, उसका कुछ मतलब नहीं है कि आप नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐड कॉमा दूसरा था मल्टीप्लाई फ्रॉम, और यहाँ पा दे देंगे डॉट स्लैश फर्स्ट फाइल का। तो इंपोर्ट कर लिया मैंने और इसको यूज कर लिया। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ CLS करते हैं और एक बार इसको रन करेंगे। सो नोड नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब देखिए यहाँ एक एरर आ रहा है, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। तो इस एरर को आपको समझना है, इसीलिए मैं जानता हूँ ये एरर आएगा, और इसको आपको समझाना चाहता हूँ। कि देखिए, जब आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉमन जेएस मॉड्यूल यूज़ होता है। जिसमें क्या होता है, कॉमन जेएस मॉड्यूल पुराना मॉड्यूल है, जिसमें क्या होता है रिक्वायर वगैरह यूज़ होते हैं। लेकिन जो रिएक्ट में आप काम कर रहे थे वो लेटेस्ट सिंटेक्स था, जो ES6 का सिंटेक्स था। तो ES6 का सिंटेक्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ गया था, है। और पहले जो था, पहले रिक्वायर यूज होता था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज होता था। तो वो क्या था, उसको बोलते हैं कॉमन जेएस मॉड्यूल। सो कॉमन जेएस मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट होता है। अब अगर आपको यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे अगर। टू लोड एन ES मॉड्यूल, ES मतलब ES6 का मॉड्यूल, सेट टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। तो कह रहा है कि टाइप को मॉड्यूल करिए। तो मतलब मॉड्यूल जो है ये आया था ES6 में। तो इससे क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो था वो पैकेजेस यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है पैकेज डॉट जेसन में टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल करिए और यूज द MJS एक्सटेंशन, या फिर ये जो JS है इसको आप MJS बना दीजिए, तो आप यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस को यहाँ पर रीनेम कर दूँ और यहाँ MJS लिख दूँ, MJS, और एंटर कर दें, और एक बार सेव करते हैं। और इसको भी मुझे फिर MJS बनाना पड़ेगा, जो पुरानी वाली फाइल है इसको भी रीनेम करते हैं। और एक बार यहाँ पर चलते हैं और MJS कर देते हैं और एंटर करते हैं। यूज़ इम्पोर्ट्स, हाँ कर दिया मैंने, सेव कर दिया। और यहाँ पर सेव करते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं रन करता हूँ CLS करके, तो अभी क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इंडेक्स डॉट जेएस। ये ओ सॉरी, इंडेक्स डॉट MJS होगा ना, मैं गलत रन करा रहा था। सो CLS, और यहाँ पर चलते हैं और इंडेक्स डॉट MJS लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल का नाम इंडेक्स डॉट MJS है, नहीं है JS। तो नोड इंडेक्स डॉट MJS, और एंटर करते हैं। सो देखिए अब आपका चल गया 9 और 20। तो ये जो रिएक्ट का सिंटेक्स था ये भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐड और मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम
इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे करके बताइए हो रहा है कि नहीं बताइए। ये वाला कोड मैं भेज देता हूँ आपको। ओके, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इसको मैं आपको भेज देता हूँ, ध्यान दे दीजिए। इसको भेज दिया, और index.mjs, तो आप क्या करिए, फाइल का नाम mjs रख देंगे तो मॉड्यूल js हो जाएगा वो। लेकिन हम लोग ये आगे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सपोर्ट नहीं करती हैं मॉड्यूल में। यहाँ पे पेस्ट करना है। ये एक तरीका है करने का। दूसरा भी अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको करिए। उसके बाद पैकेज डॉट जेसन में जो टाइप मॉड्यूल करते हैं उससे भी हो जाता है, और जेएस एक्सटेंशन रख सकते हैं वहाँ पे। फिर इसको करके बताइए आप लोग। क्या एरर शो कर रहा है आपके में? अनुष्का जी, क्या एरर आ रहा है? देखिए सिंटेक्स सही लिखिएगा तभी आएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। अब देखिए, और बाकी सबका हो गया ना, तो देखिए यहाँ पर जो है अभी मैंने mgs फाइल एक्सटेंशन कर दिया, लेकिन आप इसको js कर दीजिए रीनेम करके। यहाँ पर js ही कर दीजिए, और अपडेट इंपोर्ट्स यस कर दीजिए, और यहाँ पर index.js को भी रीनेम करके js कर दीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं चेंज करना है। हमें क्या करना है, टाइप वाला देखना है कि टाइप से कैसे हो सकता है ये। तो अब चलिए आप इसको सेव कर देते हैं हम, और अभी करेंगे तो एरर है क्योंकि mgs है। तो अगर यहाँ पे मैं js कर दूँ तो एरर आ रहा है, यूज़ इंपोर्ट आउटसाइड अ मॉड्यूल, कैन नॉट यूज़ इंपोर्ट आउटसाइड अ मॉड्यूल। तो ये एरर आप लोग याद भी कर सकते हो कि ये एरर आने पे क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या पैकेज डॉट जेसन में चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये बोला है, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर ये बता भी रहा है क्या करना है आपको। पैकेज डॉट जेसन में जाइए और टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल कर लीजिए। तो हम यहाँ चलते हैं, और डिस्क्रिप्शन के बाद क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे टाइप कोलन, और यहाँ पर देखिए इसमें दो वैल्यू होती है, कॉमन जेएस और मॉड्यूल। बाय डिफॉल्ट ये कॉमन जेएस पे चल रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसीलिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा है जो लेटेस्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। तो इसको हमें मॉड्यूल करना पड़ेगा, तो नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे और मॉड्यूल कर लेंगे। तो अब जैसे ही मैंने मॉड्यूल करके सेव किया, अब देखिए, अब अगर मैं CLS करता हूँ, तो यहाँ पर नहीं, नीचे, तो इसको सेव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर CLS करते हैं, और फिर यहाँ पर नोड index.js। तो देखिए अब आपका आउटपुट आ रहा है। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वही पुराना यूज़ किया है। देखिए जो पुराना मतलब कि जो रिएक्ट का मैं यूज़ करते थे, एक्सपोर्ट फंक्शन, और मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए क्या करिए, एक्सपोर्ट यहाँ से हटा दीजिए, आप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दीजिए यहाँ से, तो एक ही तो जाएगा क्योंकि एक चीज़ जा सकती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम क्या ऑब्जेक्ट दे देंगे, ऐड कॉमा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ भेज दी, अब एक ही चीज़ तो गई, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया, अब इसको मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई गया यहाँ से, और इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। अब ऐसे ऐसे नहीं इंपोर्ट कर सकते इसको, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट में आएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ OPJ, मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, ऐड और मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, OBJ डॉट ऐड और OBJ डॉट मल्टीप्लाई। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी आपने यूज़ कर लिया। सेव करते हैं और यहाँ पे चल के रन करते हैं इसको, तो देखिए 9 और 20 आ रहा है आपका। सो कंप्यूटर साइंस मीनिंग कॉमन सेंस। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो तो इजीली आप काम कर सकते हो, इसमें कुछ भी बहुत टफ नहीं है, सिंपल चीज़ है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आपने यूज़ कर लिया यहाँ पे। सो यहाँ तक आप सभी को आई थिंक क्लियर है। और अब हमारा जो बचा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक वो है
यहाँ पर हमने समझ लिया कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं npm से npm इंस्टॉल करके, उसके बाद फिर रिक्वायर करके। और अब हमारा लास्ट बचा हुआ है बिल्ट इन मॉड्यूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही जो है मेन है नोड.जेएस में। इसमें हम लोग बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो नोड.जेएस के वो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि fs मॉड्यूल होता है, os मॉड्यूल होता है, http मॉड्यूल होता है, 3-4 मॉड्यूल्स होते हैं। तो यही जो है वो बचा हुआ है नोड.जेएस में, बाकी अब कंप्लीट हो चुका है। तो नोड.जेएस में बस ये यही चीज़ें बची हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आपका नेक्स्ट क्लास में नोड.जेएस पूरा हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको कराया ये सारा चीज़ कर लीजिएगा, और आई थिंक आपका नेक्स्ट क्लास में नोड.जेएस कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश है कि अगली क्लास में हो जाएगा। तो अब एक और मैं दे देता हूँ यहाँ पे आपका एग्जांपल, यूजिंग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यूजिंग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इन नोड.जेएस। तो ऐसे कर सकते हो आप, जो मैंने अभी किया है उसको मैं डाल देता हूँ आपका। कंट्रोल यू करते हैं, यहाँ पर करते हैं कंट्रोल यू, फर्स्ट फाइल .js, कंट्रोल यू, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको चल के पेस्ट कर देंगे। तो आपका ये बन गया। और सेकंड क्या है, इंपोर्ट कहाँ करना है, कंट्रोल यू करते हैं, index.js, और यहाँ पर इंडेक्स वाला फाइल आ जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक, जहाँ तक मैंने समझाया, समझ आया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो बिल्ट इन नोड.जेएस के मॉड्यूल्स होते हैं, उनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल में। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, नोड.जेएस में बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं कुछ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बफर मॉड्यूल हो गया, या आप या यहाँ पर देखिए कंसोल मॉड्यूल है, क्रिप्टो, ये सब तो है एक्स्ट्रा है। लेकिन इसके अलावा देखिए मेन जो इवेंट्स है, फाइल सिस्टम है, और ग्लोबल्स भी है, एचटीटीपी है मेन, ओएस मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल, ये 4-5 मॉड्यूल जो हैं, और प्रोसेस मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। सो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और हम लोग अब कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग समझेंगे जो नोड के बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, और इसका जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा। तो चलिए, थैंक यू।